Hello everyone, welcome back to my channel. Hello Siksha. So first of all, let's start with a quick introduction. So my name is Deepika Saxena, okay, and I'm currently working as an academic specialist in mathematics. I've also worked as subject matter expert in textbook, freelancer for CDB subject, and you can see the qualification also. So masters in chemistry, DLED 2017 batch, the famous DLED 2017 batch, right? And from Ghaziabad Hapudite, and then seated UPTET, both primary and upper primary. And if I talk about marks, so in seated primary, my marks was about 123, and I think upper primary that was 115. Then UP junior rated high school exam, and then DSSSB PRT का मैंने अपना recent score भी share किया है, which is 158.82. So basically मेरा E-Dossier cut off DSSSB PRT का qualify हुआ था, but yes, my name is there in the waiting list, okay. So final cut off journal category से qualify नहीं हुआ है, but still मैंने mention किया है, okay. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो आज हम पढ़ेंगे E.L. थॉर्नडाइक के बारे में. सो E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. ये क्वेश्चन भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है दैट वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है. तो E.L. थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से हम उसे जानते हैं. इनका एक्सपेरिमेंट कैट पर था, तो मैंने बहुत ही कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंट को. सो द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ हंग्री कैट. सो बेसिकली इन्होंने एक हंग्री कैट को एक केस में, और यू कैन से एक पजल बॉक्स में रखा था, ओके, एंड अ फिश वाज देयर आउटसाइड अ केज. तो बेसिकली एक फिश को बाहर रखा था बिकॉज वो हंग्री थी, राइट. सो ऑलरेडी उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था. उन्होंने क्या किया था, वो पजल बॉक्स कुछ ऐसा था दैट उसमें एक लिवर था, ओके, एंड जब भी वो लिवर प्रेस हो जाता तो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता. सो बेसिकली क्या होता है, इनिशियली जो कैट थी वो बहुत अननेसेसरी मूवमेंट करती है, राइट. 10 to 15 ट्रायल्स करती है, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन उसका जो पैर है वो लिवर पे पड़ता है, गेट ओपन होता है एंड वो फिश को ग्रैब कर लेती है. बट क्या हुआ, जैसे जैसे ये प्रोसेस रिपीट होता गया तो जो कैट के नंबर ऑफ ट्रायल्स थे वो कम होते गए. अब उसको एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हुआ, अब उसको पता चल गया कि ये अननेसेसरी अटेम्प्ट्स करने का कोई मतलब नहीं है. डायरेक्टली लिवर को प्रेस करना है, उसको पता चल गया कि कहाँ पे पैर रखने से बेसिकली वो पजल बॉक्स ओपन हो रहा है एंड वो फिश को ग्रैब कर सकती है. ओके, सो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो ये बताता है दैट जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो एरर्स हैं वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं. तो जितने ज़्यादा ट्रायल्स बढ़ेंगे तो जो गलतियाँ हैं वो उतनी ही कम होती जाएंगी. एंड now let's see other important names of E.L. Thorndike experiment. So E.L. Thorndike के एक्सपेरिमेंट के और क्या क्या नाम थे. सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग. एंड बॉन्ड किस चीज़ के बीच में, बेसिकली बॉन्ड SR के बीच में, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का बॉन्ड है ये. सो बॉन्ड थ्योरी बोला जाता है. कनेक्शनिज्म अगेन द सेम थिंग, कनेक्शन है स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ, ओके. एंड इसको SR थ्योरी भी बोला जाता है, तो SR अगेन स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. सो ये चारों नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. मैंने सारी इंपॉर्टेंट थिंग ही मेंशन करी हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन करी हैं, अननेसेसरी कंटेंट मेंशन नहीं किया है. नाउ लेट्स सी हियर द नेक्स्ट थिंग इज लॉज ऑफ लर्निंग. सो थॉर्नडाइक ने लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड ये बहुत इफेक्टिव भी है. इफ आई से ये इफेक्टिव भी है. सो 3 लॉज थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ओके, ये सेम ही चीज़ है एंड ये बहुत हेल्पफुल होता है स्पेशली मैथ्स में. सो मैथ्स इज ऑल अबाउट practice, right, we all know. So basically क्या था, repetition of the activity makes the students to retain the activity for a longer time. अगर एक एक्टिविटी बार बार रिपीट होती जाए तो स्टूडेंट्स उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे. इट इंक्लूड्स लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज. सो इसे भी देखेंगे अभी. First of all, repetition of the activity makes the students to retain the activity for a longer time, right. अगर हम किसी भी एक्टिविटी को रिपीट करते रहते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, सपोज आपने साइंस का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है, आपने आज पढ़ा, आप उसको 2 दिन बाद दोबारा रिवाइज कर लो, और 2 दिन बाद भी मत करो, 4 दिन बाद कर लो. एक पर्टिकुलर पीरियड बाद अगर आप उसको रिवाइज करते रहोगे तो वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा. बट अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप उसे भूल जाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद डेफिनेटली भूल जाओगे. नाउ लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज क्या होता है, बेसिकली
सपोज आपने इंग्लिश के रूल्स सीखे, ओके आपने इंग्लिश के रूल्स सीखे, टेंस सीखा आपने, बट आप उसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा 10 to 15 डेज बाद आप उसको भूलने लगोगे। सो ये है लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़। हमने कोई चीज़ सीखी एंड वो चीज़ हमें डेली यूज़ में, और डेली भी ना हो 2 या 4 दिन बाद हमें उस चीज़ का यूज़ पड़ रहा है, तो वो हमें हमेशा याद रहेगी। बट अगर हमने कुछ चीज़ सीखी और वो हमारे डेली यूज़ में या फिर हमारा जो भी वर्क है उसमें काम ही नहीं आ रही, तो हम उसको एक पर्टिकुलर टाइम बाद भूल जाएंगे। ओके फॉर एग्जाम्पल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है मैथ्स का, इफ़ वी टॉक अबाउट a+b का होल स्क्वायर, राइट, बहुत कॉमन है, सबको याद रहता है बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों ये सबको याद रहता है a+b होल स्क्वायर क्या होता है? बिकॉज इसका यूज़ ज़्यादा है। ओके एंड अगर मैं बात करूँ a+b होल क्यूब, तो ये बहुत सारे लोगों को याद नहीं होता। द रीज़न इज़ दैट ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों यूजफुल है, बट दैट इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके तो नाउ फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, बिकॉज आई एम अ मैथ्स टीचर, सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है मैथ्स से रिलेटेड, बिकॉज मेरे वो डेली कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस में है, तो मुझे वो ध्यान रहेगा। ओके बट अगर आप उसे पढ़ के रिवाइज नहीं करोगे देन आप उसे भूल जाओगे। द सेम थिंग इज़ फॉर okay, you can include, there are so many examples. Now the second is law of effect. So law of effect क्या होता है? If the consequences to a behavior is satisfying then the behavior is likely to be learned. So इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर आपके किसी बिहेवियर पर आपको जो सामने वाले से रिस्पॉन्स मिल रहा है वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप उस बिहेवियर को बार बार करना चाहोगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप छोटे बच्चों में देखो तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, कभी लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर किसी छोटे बच्चे ने कोई बैड वर्ड यूज़ किया ना, बैड वर्ड कुछ भी, अगर उसने कुछ अलग यूज़ किया, राइट, कुछ बैड वर्ड यूज़ किया, पागल एक वर्ड है, कुछ भी बोला, राइट, तो क्या होता है अगर इस चीज़ को कोई छोटे बच्चे बोलते हैं अराउंड 3 to 4 years की एज में, तो ये बहुत फ़नी लगता है, सब लोग हंसते हैं, राइट, ऐसे वर्ड्स पर सब लोग हंसते हैं बिकॉज बच्चे बोलते भी ऐसे हैं, थोड़ा सा तुतला के बोलते हैं, तो सब हंसते हैं। तो बच्चों को क्या लगता है हमने कुछ बहुत अच्छी बात करी है जिस पर सामने वाला हंस रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, राइट, वो बार बार उसी वर्ड को बोलेंगे, फिर वो इतने अच्छे नहीं लगते। सो दैट इज़ अ थिंग। बच्चों को क्या लगता है अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया एंड इन प्लेस ऑफ आपने उसे डांटने या फिर उन्हें बताने के आप उस पर खुश हो रहे हो, तो उनको लगता है हमने बहुत अच्छा काम किया है। ओके तो वो उस चीज़ को दोबारा करना चाहेंगे। दैट इज़ फॉर अस ऑल्सो, हम पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है दैट हमने कुछ काम किया, हमें सामने से रिस्पॉन्सेज अच्छे मिले, हम उसी चीज़ को करना चाहते हैं फिर बार बार। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, तो ये है इफेक्टिव लर्निंग टेक प्लेस व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी टू लर्न। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है दैट इफेक्टिव लर्निंग तब होगी जब स्टूडेंट रेडी है सीखने के लिए। अब इसका एक एग्जाम्पल, एक क्लासरूम में कोई एक मैथ्स टीचर है, वो 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, 50 के 50 तो टॉप नहीं करते, टॉपर भी उसी में से होते हैं, फेल होने वाले स्टूडेंट्स भी उसी में से होते हैं। I'm just giving an example. Okay, there are individual differences, I'm not talking about marks and all, but just to explain you that students की खुद की readiness important होती है, वो क्या सीखने के लिए ready है। Okay, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा written exam में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, हो सकता है उसका इंटरेस्ट कहीं और हो, वो उसके लिए readily learn कर ले, बट वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो। सो आप कितने रेडी हो सीखने के लिए, दैट डिफाइंस कि आप कितना सीख पाओगे। ओके बिकॉज एक ही टीचर है, वो सबको सेम पढ़ा रहा है, बट हर बच्चा उसे अलग ले रहा है, डिपेंड ऑन उसकी नीड के हिसाब से, और वो कितना रेडी है उस चीज़ को सीखने के लिए जो उसे सिखाई जा रही है। आई होप इट्स क्लियर। तो 3 लॉज हमने पढ़े, लॉ ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। नाउ सी हियर थ्रॉन्डाइक ने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में भी बताया था। सो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके से होता है। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ अदर टास्क। आपने कुछ एक चीज़ सीखी, ओके आज आपने कुछ सीखा, कल आप कुछ सीख रहे हो, उसमें आपका पुरानी वाली लर्निंग ने आपको फैसिलिटेट किया, आपको हेल्प हुई। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग टू राइड मोटरसाइकिल इज़ ईजी आफ्टर लर्निंग बाईसाइकिल, राइट। सो ये नॉर्मल सी चीज़ें आपने सुना भी होगा घर में भी, दैट अगर तुम्हें साइकिल आती है तो तुम स्कूटी बहुत ईजिली सीख लोगे, राइट। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो क्या है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं मैथ्स में अच्छी हूँ तो मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प मिलेगी, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम एक चीज़ को सीखते हैं बट वो एक सीखी हुई चीज़ हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। ओके, नाउ बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार पॉजिटिव ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसफ़र नेगेटिव हो जाता है। जैसे नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जैसे नाम से क्लियर है, इट ऑकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग हिंडर्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क। आपने कुछ सीखा और अब वो आपको कुछ नया सीखने से रोक रहा है। जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना कभी कभार, नॉट इन एवरी केस बट येस कभी कभार, इंग्लिश की कम्युनिकेशन को हिंडर करता है। हम नहीं सीख पाते हैं बिकॉज हम इतने ज़्यादा हैबिचुअल हैं, राइट, अपनी नेटिव लैंग्वेज को लेके, मदर टंग को लेके। सो दैट इज़ वन थिंग। ऑल्सो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, तो बहुत से जो लेफ्टी होते हैं, जो लेफ्ट हैंड से वर्क करते हैं, उन्हें अगर वो राइट हैंड से वर्क करना सीख रहे हैं तो वो भी क्या चीज़ करती है, वो उनकी प्रीवियस लर्निंग उनको हिंडर करती है, राइट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड वन, जो कि है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नाउ ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रीवियस लर्निंग इन न्यू टास्क। आपने कुछ सीखा, वो आपको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा, ना वो आपको पॉजिटिवली फैसिलिटेट कर रहा है, ना वो आपको रोक रहा है, राइट। वो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा, न्यूट्रल, नथिंग। जैसे आपने मैथमेटिक्स सीखी एंड आप ड्राइविंग सीख रहे हो, ओके, सो वो आपको किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई डिश सीखी साउथ इंडियन, या मैंने कुकिंग सीखी, उसके बाद कल मुझे फिजिक्स सीखनी है, राइट। तो ये कैसा है, ज़ीरो ट्रांसफ़र। एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रही। सो ये तीन थे। पॉजिटिव में आपकी एक सीखा हुआ टास्क आपको दूसरी चीज़ को सीखने में हेल्प करेगा। नेगेटिव, एक सीखी हुई चीज़ आपको बार बार रोकेगी, आपको परेशान करेगी, राइट, हिंडर करेगी। एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके एक टास्क में और दूसरे टास्क में, कोई रिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जस्ट न्यूट्रल। सो ये थे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।